वेलकम टू ईटीसी। ये हमारा रिले प्रोटेक्शन का सीरीज़ का कंटिन्यूएशन है। हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, एक बार रिकैप कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सटर्नल प्रोटेक्शन को आगे बढ़ाया था, जो आपको मैंने इंटरनल प्रोटेक्शन बताया था, एक्सटर्नल प्रोटेक्शन बताया था रिले में। तो इससे पहले मैंने माउंटिंग किट आपको समझाया था कि 3 पिन और 4 पिन रिले के माउंटिंग किट्स कैसे होते हैं, क्या क्रिम टर्मिनल्स होता है, क्या मेल फीमेल सॉकेट होता है। आपको बताया था कि 3 पिन और 4 पिन जो DIN SAE के रिले होते हैं उनमें बेसिकली मेल फीमेल माउंटिंग होता है, क्या रबर सील होती है, क्या केविटी प्लग्स होते हैं, ये सब आपको समझाया था। रिले होल्डर्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद रिले प्रोटेक्शन में हमने बताया था कि रिले प्रोटेक्शन कितने टाइप के होते हैं। एक फ्यूज़ होते हैं, रेसिस्टेंस होते हैं, डायोड होते हैं। तो फ्यूज़ प्रोटेक्शन को हमने देखा था, फ्यूज़ प्रोटेक्शन का यूज़ क्या होता है, ओवर करंट में इसका यूज़ होता है, जनरल सिंबल्स क्या होते हैं। फिर से कौन कौन से स्टैंडर्डाइजेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे NC देखा था, UL देखा था, जो अमेरिकन कैनेडियन स्टैंडर्डाइजेशन के आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, जो उससे फायर प्रोटेक्शंस और फ्लेम प्रोटेक्शंस पे काम करते हैं। फिर से ओवर करंट का हमने समझा था कैसे ये ओवर करंट 2 पार्ट होते हैं, एक ओवरलोड के होते हैं और एक शॉर्ट सर्किट के होते हैं। ओवरलोड करंट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, वो भी हमने देखा था। फिर फ्यूज़ हमने देखा था, कार्टेज फ्यूज़ देखा था, कैसे फ्यूज़ सर्किट का कैसे पार्ट होता है, क्या सैक्रिफाइसिंग एलिमेंट होता है, कैसे प्रोटेक्शन में यूज़ होता है, क्या क्या बेनिफिट है फ्यूज़ यूज़ करने का, जैसे एस ऑफ मेंटेनेंस है, लो कॉस्ट है, रिलायबल है ना। फिर से फ्यूज़ कैसे ब्लोन करता है, कैसे मेल्टिंग पॉइंट होता था, ये हमने देखा है। कैसे IU² R लॉसेस होते हैं जो जूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, कैलोरीफिक स्पेसिफिक वैल्यू पे कन्वर्ट हो जाते थे। फिर फ्यूज़ मटेरियल को देखा था, फ्यूज़ मटेरियल क्या चीज़ के बने होते हैं, क्या टीन के बने होते हैं, क्यों, क्योंकि इसके मेल्टिंग पॉइंट लोअर होता है ऑलमोस्ट सारे कंडक्टिव मटेरियल में। फिर से प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूज़ मटेरियल में इसकी कंडक्टिविटी, लो रेसिस्टिविटी वैल्यू, मेल्टिंग पॉइंट्स, ये सब देखा था। फिर देखा था कि ग्लास फ्यूज़ के कैप किससे बने होते हैं, ग्लास इंक्लोजर क्या होता है, इनर्ट गैस क्यों डालते हैं, वैक्यूम क्यों डालते हैं। ध्यान से अगर आप लास्ट लेक्चर एक बार देख लेना। फिर उसके बाद फ्यूज़ मटेरियल में हमने देखा था कौन से स्टैंडर्डाइजेशन में आते हैं, जैसे 9926 में आते हैं। फ्यूज़ लिंक, फ्यूज़ केसिंग्स देखा था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ROHS जो रेगुलेटरी बॉडी है, जो जिसका फुल फॉर्म था कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ द हैजार्डस सब्सटेंसेस इन इलेक्ट्रिकल कंप्लायंसेस, उसके बारे में जाना था। कॉपर क्यों नहीं होता है, एल्युमिनियम क्यों नहीं होता है, सिल्वर क्यों नहीं होता है, फ्यूज़ मटेरियल, फ्यूज़ वायर मटेरियल, उसके बारे में भी हमने जाना था। ठीक है। फिर टीन वर्सेस कॉपर को भी देखा था और फ्यूज़ केसिंग्स को डिटेल में देखा था, है ना, क्या मटेरियल है, फ्यूज़ कैप क्या है। फिर से शॉर्ट ओपन सर्किट वोल्टेज को भी समझा था कि VOC कितना इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा बहुत आपको ये भी समझ में आ गया था कि जो ट्रांसफार्मर के फ्यूज़ होते हैं इतने हाई साउंड क्यों करते हैं, क्योंकि वो एयर ब्रेक करते थे, एयर ब्रेक की कैपेसिटी पे लेकर जाता था ओपन वोल्टेज सर्किट को। ठीक है। फिर से जो आपके कार्टेज फ्यूज़ है उसके माउंटिंग को देखा था, कैसे वो फ्यूज़ होल्डर में लगे होते हैं, कैसे उसमें डायोड के प्रोटेक्शंस होते हैं, है ना। फिर से ये फ्यूज़ होल्डर को देखा था, फ्यूज़ होल्डर में कैसे आपके देख LED लगे हुए हैं, एक डायोड लगे हुए हैं। ठीक है। एक ब्लोन LED है, जो रेड वाले होते हैं वो ब्लोन LED होता है, और जो ग्रीन वाले होते हैं वो हेल्दी LED होता है ना। जैसे देख लीजिए आप यहाँ पे बनाया हुआ है, ये ग्रीन है, मतलब अगर ये ऑन रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि आपका फ्यूज़ काम कर रहा है, और जैसे एक रेड वाला होता है तो उसमें समझ जाएंगे कि हम फ्यूज़ ब्लोन हो गया है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें थे, और हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूज़ देखेंगे, कैरेक्टराइजेशन ऑफ फ्यूज़ देखेंगे, फिर नेम प्लेट ऑफ फ्यूज़ एंड ब्लेड फ्यूज़ देखेंगे। ठीक है। तो एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं, वेलकम टू ETC, और हम रिले प्रोटेक्शन के सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लीज़ नोट एंड बुक लेके बैठिए, नोट, ताकि आप इसे नोट कर सकें अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूज़ से। ठीक है। फ्यूज़ को अब हम कैसे क्लासीफाई करेंगे। ठीक है। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूज़ देखते हैं। ठीक है। तो बेसिकली फ्यूज़ जो है ना, 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड होता है। एक होता है फास्ट ब्लोन फ्यूज़, दूसरा होता है टाइम डिले फ्यूज़। ठीक है। अब जैसे कि नाम बता रहा है कि फास्ट ब्लोन फ्यूज़ मतलब क्या है। फास्ट ब्लोन मतलब वो बहुत ही जल्दी ब्लोन हो जाएगा, मतलब वो कट जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट उसकी बहुत जल्दी अचीव हो जाएगी। तो ऐसे फास्ट ब्लोन फ्यूज़ को हम कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है। फास्ट ब्लोन फ्यूज़ तो ऐसी जगह यूज़ करेंगे जहाँ सेंसिटिविटी, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है। तो हाँ, फ्यूज़ सेलेक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ना फ्यूज़ की सेलेक्टिविटी कहलाती है, फ्यूज़ सेलेक्टिविटी, कि आप फास्ट ब्लोन फ्यूज़ कहाँ यूज़ करोगे, टाइम डिले फ्यूज़ कहाँ यूज़ करोगे। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन 2 ही टाइप में होता है, एक फास्ट ब्लोन और एक टाइम डिले। तो फास्ट ब्लोन का सेंसिटिव वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, लाइक PLC, है ना, DCS, SCADA, या फिर वहाँ कहीं जहाँ पे मॉनिटरिंग हो रही है, लाइक फील्ड इंस्ट्रूमेंट, है ना, कुछ सिग्नल भेज रहे हैं 4 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर में भेज रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ अगर बाई चांस किसी फॉल्ट से ना 1 एम्पियर भी अगर हमें सप्लाई मिल जाता है फील्ड की तरफ से, तो हमारा PLC डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा।
तो इस केस में हम वहाँ पे फ्यूज़ लगाते हैं 0.5 एम्पियर का, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखते हैं कि ये तुरंत ही ब्लोन हो जाए, ऐसा ना कि ये थोड़ा सा टाइम डिले पहुँचाए, क्योंकि फ्यूज़ और वायर तो थोड़ा बहुत सस्टेन कर लेंगे, लेकिन पीएलसी के जो इनपुट है, एनालॉग इनपुट है, वो शायद इतना करंट सस्टेन ना कर पाए 1 एम्पियर। तो वहाँ पे हम ऐसे यूज़ करते हैं ना, जो फास्ट ब्लोन फ्यूज़ होता है, ठीक है। फास्ट ब्लोन फ्यूज़ का वही यूज़ होता है जहाँ पे सेलेक्टिविटी ऐसे ही डिसाइड की जाती है, ठीक है ना। तो फास्ट ब्लोन फ्यूज़ का क्या हमारा कोई सिंबल है? यस, बिल्कुल सिंबल है। देखिए, हम जैसे जनरल पर्पस का सिंबल आपका मैंने ये बताया था कि फ्यूज़ को आईसी में इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और IEEE में इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनाऊंगा तो बहुत चांसेस है कि मैं ये यूज़ करूँगा, पर इसका भी यूज़ होता है और ये शायद ही यूज़ होता है, पर आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं एज ए गुड टेक्नीशियन। आप तीनों का यूज़ कर, ये समझ जाओ कि इसका ही ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। फास्ट ब्लोन फ्यूज़ में क्या अंतर होता है ना, कि ये जो आपका राइट साइड का पोर्शन है ना, यहाँ एक डॉट होगा, तो इससे पता चल जाता है कि ये फास्ट ब्लोन फ्यूज़ है, ठीक है। और टाइम डिले फ्यूज़ जो होगा ना, उसमें क्या होगा, जैसे ये बने हुए हैं, तो टाइम डिले में ना यहाँ 2 डॉट होंगे, 2 डॉट, तो यहाँ पे कहला जाते हैं, ये जो आपका सिंबल हुआ, ये सिंबल हो गया आपका टाइम डिले वाले का, ठीक है। टाइम डिले टाइप ऑफ फ्यूज़, और ये आ गया सिंबल आपका फास्ट ब्लोन फ्यूज़, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो टाइम डिले फ्यूज़ हम बाद में देखेंगे। तो चलिए अब फास्ट ब्लोन फ्यूज़ को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ओके, तो फास्ट ब्लोन फ्यूज़ में ऐसा क्या है कि वो जल्दी फ्यूज़ ब्लो कर जाता है, मतलब ऐसा क्या उसमें कंस्ट्रक्शन वाइज है या डायमेंशन वाइज ऐसे कुछ डिफरेंसेस हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये जल्दी फ्यूज़ ब्लोन कर जाता है, ठीक है। तो फास्ट ब्लोन फ्यूज़ के ये 3-4 आपके कंस्ट्रक्शन वाइज डिफरेंसेस होते हैं। पहला होता है कि उसमें थिन वायर का यूज़ होगा, ठीक है। थिन वायर क्यों होता है इसका भी देख लेते हैं। आप ना बचपन में 10th 12th या IIT की प्रिपरेशन जब कर रहे होंगे तो आप समझते होंगे कि एक टर्म होता है रो, जिसे हम मटेरियल की रेसिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है। मटेरियल रेसिस्टिविटी, इसका फार्मूला जो होता है ना, रो R=L/A होता है, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी का अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो रेसिस्टिविटी क्या होता है? रेसिस्टिविटी इज़ नथिंग बट द रेसिस्टेंस हैविंग यूनिट लेंथ 1 मीटर का लेंथ और 1 स्क्वायर mm का आपका ये रहेगा एरिया रहेगा, ठीक है, यूनिट लेंथ में। तो रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है? ओम पर मीटर, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं ना, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कोई भी मटेरियल का जो रेसिस्टिविटी पार्ट होता है ना, वो इसके इंट्रिंसिक वैल्यू होते हैं, मतलब वो इसका कैरेक्टर है मटेरियल का, वो कोई एक्सटर्नल चीज़ नहीं है। तो रेसिस्टिविटी से हम मेजर करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल, और आर से हम मेजर करते हैं जो हम एक्सटर्नल यूज़ करते हैं ना, उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी अगर मटेरियल जो ये वाला आपका सिंबल है ना, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का वैल्यू है। लेकिन मान लीजिए जैसे बैटरी है, ठीक है, तो बैटरी के अंदर इंटरनल रेसिस्टेंस भी होता है। जब वो आयन एक दूसरे कैथोड से मूव होकर एनोड में जाता है ना, तो वो रेसिस्टेंस फॉलो करते हैं, तो उसको हम स्मॉल आर से लिखते हैं। तो स्मॉल आर हमेशा किसी भी सर्किट का इंट्रिंसिक रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल आर नहीं करता है। तो इसलिए कभी भी मैं मेल्टिंग पॉइंट को अगर बताता हूँ ना, तो मैं आपका पावर है, जो पावर ये है, तो I² R लिखता हूँ, स्मॉल आर लिखता हूँ, कैपिटल आर नहीं। कैपिटल आर डाल दिया मतलब एक्सटर्नली आप रेसिस्टेंस लगा रहे हैं, और आर जो स्मॉल आर जो है इंट्रिंसिक रेसिस्टेंस है। तो इसी का फॉर्मूला पे ना अगर हम इसको सेकंड से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये कैलोरीफिक स्पेसिफिक वैल्यू हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका हीट हो जाता है, तो हीट इंटू सेकेंड, ठीक है, यही आपका जनरेट होता है। ये जो Q है ना, Q=, हीट। तो ये हीट जो है ना, यही आपका मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर जाता है, तो जाके ये ब्लोन होता है, ठीक है। तो चलिए बैक टू द टॉपिक। क्या होता है ना, थिन वायर में क्या होता है कि देखिए, अगर आप लेंथ को इंक्रीज़ करते हैं और अगर एरिया को डिक्रीज़ करते हैं, जैसे ये वाला पोर्शन है ना, मैं इसे ब्लैक कर लेता हूँ। जैसे ही एरिया डिक्रीज़ होगा और लेंथ इंक्रीज़ होगा, रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि एरिया देखिए आपका न्यूमरेटर में है और लेंथ एरिया आपका डिनोमिनेटर में है और लेंथ आपका न्यूमरेटर में है, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। इसलिए जितना थिन वायर होगा ना, उसका इंटरनल रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, और अगर इंटरनल रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो I² R की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, P की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि R की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, और अगर P की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी तो स्पेसिफिक कैलोरीफिक हीट की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि स्पेसिफिक कैलोरीफिक हीट क्या होता है? P/S टाइम होता है। यानी ये अगर इंक्रीज़ हो गया तो Q इंक्रीज़ हो गया, और Q जैसे ही इंक्रीज़ होगा तो वो एक ना एक समय आएगा। अगर टीन का मेल्टिंग पॉइंट 250 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो एक समय ऐसा आएगा कि Q की वैल्यू > 250 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, और ये टीन ब्लोन कर जाएगा, मतलब मेल्ट हो जाएगा, वहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो इससे पता चलता है ना कि वो फास्ट ब्लोन, तो फास्ट ब्लोन अगर करना है तो इससे हमें ये पता चलता है कि मटेरियल को आपको जो फ्यूज़ वायर है उसको काफ़ी पतला रखना होगा, तभी वो जाके उसका रेसिस्टेंस वैल्यू इंक्रीज़ होगा और स्पेसिफिक कैलोरीफिक वैल्यू आपको मिल जाएगी, जिसकी वजह से वो मेल्टिंग पॉइंट को जल्दी अचीव कर पाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है ना, यूज़ ऑफ सॉफ्ट मटेरियल, ठीक है। सॉफ्ट मटेरियल
का यूज़ होता है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा समझो कि वाई यूज़ ऑफ द सॉफ्ट मटेरियल इज़ इम्पॉर्टेंट। अब हम देखते हैं ना कि यूज़ ऑफ सॉफ्ट मटेरियल क्यों होता है। देखिए, अगर आपको थोड़ा सा भी मटेरियल का नॉलेज है ना, मेटलर्जिकल नॉलेज है, तो आप पढ़े होंगे बचपन में, या फिर मैं जानता हूँ कि सॉफ्ट मटेरियल जो होता है ना वो हीट को ईजिली डिसिपेट नहीं करता है। फ्यूज़ किस कंडीशंस में ब्लोन होता है, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखना ना, फ्यूज़ का दो चीज़ों पे डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है। एक होता है अमाउंट ऑफ करंट, दूसरा होता है इंटरनल रेसिस्टेंस। मैं इंटरनल रेसिस्टेंस इसलिए लिखता हूँ ताकि आप तो दिमाग में बैठा लो कि आपको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करना है, बड़े आर से नहीं करना है। और हीट को आप करंट को आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्मॉल से इसलिए हम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू को बताती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंस्टेंटेनियस वैल्यू को बताती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए मैं बड़े आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्योंकि हम अभी डीसी का ही बात कर रहे हैं। डीसी में आई बड़ा होता है और एसी में करंट आई इंस्टेंटेनियस आप उसको यूज़ कर सकते हैं स्मॉल, ठीक है। तो जो चीज़ें पे डिपेंड करती है, एक होता है अमाउंट ऑफ करंट और दूसरा होता है इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है। और क्या चीज़ों पे डिपेंड करती है ना, और नेचर ऑफ मटेरियल करती है, मटेरियल, ठीक है। तो चलिए कुछ कंडीशंस रखते हैं ना कि अगर मान लीजिए किसी मटेरियल में पी क्यू को अगर हम हीट रखते हैं, ठीक है। अगर हीट जनरेट हो रहा है, सपोज हीट जनरेट हो रहा है, और साथ ही साथ उतना ही हीट, अगर हम इसको एच से बोलते हैं, उतना ही फास्ट हीट डिसिपेट भी हो जा रहा है, मतलब वो इन्वायरमेंट में डिसिपेट हो जा रहा है, मतलब खर्च हो जा रहा है। तो क्या इस कंडीशन में फ्यूज़ ब्लोन करेगा? आप बताने की कोशिश कीजिए। नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हीट जैसे ही जितना हीट हो रहा है उसी हिसाब से वो ठंडा भी हो रहा है। तो क्या उस कंडीशन में फ्यूज़ ब्लोन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ना कि जैसे जैसे हीट जनरेट हो रहा है वैसे वैसे अगर हीट डिसिपेट हो जा रहा है तो उस कंडीशन में फ्यूज़ ब्लोन नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं ना Q अगर इक्वल टू H हो जा रहा है तो इस केस में फ्यूज़ ब्लोन नहीं करेगा। अगर मान लीजिए हीट जनरेशन थोड़ा लेस हो जाए और डेसिपेशन है वो फास्ट हो जाए, मतलब जैसे हीट जनरेट, मान लीजिए हीट जनरेट करने में 2 सेकंड लग रहा है और उसे ठंडा होने में 1 सेकंड लग रहा है, तो क्या फ्यूज़ ब्लोन करेगा? तब भी नहीं करेगा। यानी अगर Q इज़ लेस देन H है तो ये ब्लोन नहीं करेगा। किस कंडीशन में फ्यूज़ ब्लोन करेगा? अगर हीट जनरेशन फास्ट है, काफ़ी फास्ट है, और हीट डिसिपेशन काफ़ी स्लो है, उस कंडीशन में, है ना। कि अगर हीट जनरेट होते जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए हीट आपका क्या था, जूल सेकंड है ना, मान लीजिए 8 जूल सेकंड में आपका ये जनरेट हो रहा है, फिर उसके बाद अचानक से 50 जूल सेकंड हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे करते करते और इसके मेल्टिंग पॉइंट तक अगर पहुंच गया, ठीक है, तो जूल सेकंड में ना लिख के अगर टेम्परेचर में मान लीजिए हम लिखते हैं, जैसे हीट हो रहा है, ठीक है ना, ये अगर 50 है, ऐसे करते करते ये 150 हो गया, 150 फिर 300 हो गया, तो जनरेट होते जा रहा है। लेकिन ये हीट ना, ये ठंडा नहीं हो रहा, ये एक समय पे 50 के करीब चला जाएगा, है ना, इसके इक्वल हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट के इक्वल। तब क्या होगा? तभी कंडीशन में फ्यूज़ ब्लोन करता है ना। मतलब हीट जनरेशन काफ़ी फास्ट हो और हीट डेसिपेशन काफ़ी लेस हो, इसी कंडीशन में फ्यूज़ ब्लोन करेगा। तो इसीलिए हम सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ करते हैं फास्ट ब्लोन में, क्योंकि सॉफ्ट मटेरियल जो होता है ना उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत पुअर होती है, थर्मल कंडक्टिविटी पुअर होती है, ठीक है। तो हीट डिसिपेशन तभी काम आता है जब थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है ना। समझ रहे हो ना? हाई अगर होगी थर्मल कंडक्टिविटी, कहने का मतलब जैसे करेंट का कंडक्टिविटी होता है ना, कोई एक सुचारू रूप से सुचालक है, कुचालक है, मतलब कोई कंडक्टिव है, कोई नॉन कंडक्टिव है, उसी तरह हीट का भी होता है कि अगर कोई मटेरियल अच्छे से हीट डिसिपेट कर सकता है तो उसको हम कहेंगे कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है। तो सॉफ्ट मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी नहीं होती है, इसलिए वो बहुत चांसेस है कि बहुत जल्दी मेल्टिंग पॉइंट को उस मटेरियल के अचीव कर लेगा, अगर उस पर हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट और हैविंग द इंटरनल रेसिस्टेंस अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो वो कैलोरीफिक वैल्यू को अचीव कर लेगा, जिसकी वजह से जल्दी वो ब्लोन आउट होगा। तो दो कंडीशंस हो गए, समझ में आ गया। एक कि वो पतला होगा, ठीक है, उसके सरफेस एरिया कम होगी और लेंथ ज़्यादा होगा। दूसरा होगा कि सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ करते हैं। तो फास्ट ब्लोन चीज़ में दो चीज़ें आप हमको पता चल गया कि आपका पतला होगा और सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है फास्ट ब्लोन फ्यूज़ में क्या होता है। और दूसरा क्या होता है? स्मॉल इन साइज़, है ना। तो स्मॉल इन साइज़, तीसरा मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि तीसरा स्मॉल इन साइज़ होता है, ठीक है, वो बड़े नहीं होते हैं। जैसे आपको बड़ा फ्यूज़ बताऊंगा, जो टाइम डिले फ्यूज़ होते हैं वो बड़े होते हैं साइज़ में, और जो फास्ट ब्लोन फ्यूज़ होते हैं वो साइज़ में बड़े नहीं होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि तीसरा पॉइंट को कैसे समझाया बता, ठीक है। स्मॉल इन साइज़, स्मॉल इन साइज़ का मतलब आप क्या समझ रहे हो? मतलब एक ये देखिए, ये एक डॉट बना हुआ है, ठीक है, ये एक डॉट बना हुआ है और एक ये डॉट बना हुआ है। तो इसमें से आप देख के समझ जा रहे हो ना कि ये बड़ा है, ये दूसरे नंबर पे है और ये तीसरे नंबर पे है ना।
ठीक है, ये मैं ग्रेटर देन ये लेस देन का साइन दे रहा हूँ। तो ये तीसरे नंबर पे ये स्मॉल है, तो आप कैसे पता चल रहा है स्मॉल है? क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो कम है, एरिया, ठीक है, वो कम है, जिसका यूनिट होता है मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ना कि अगर हम मटेरियल का क्रॉस सेक्शन एरिया को कम कर देते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे रो होता है ना, रो इक्वल टू एल बाई ए, तो अगर हम ए को कम कर देंगे तो ऑब्वियस है कि ये रेसिस्टिविटी जो इंट्रिंसिक रेसिस्टेंस होता है मटेरियल का वो बढ़ जाएगा। अगर ये बढ़ेगा तो फिर आपका आई स्क्वायर पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर बढ़ जाएगा, और अगर ये बढ़ जाएगा तो क्यू की वैल्यू बढ़ जाएगी जो पी इंटू एस होता है ना, जूल सेकंड में जिसका यूनिट होता है, यही तो हीट है जूल्स लॉ के हिसाब से। तो स्मॉल इन साइज़ होना चाहिए, समझ में आ गया ना। तो कोई भी बड़ा मटेरियल नहीं होता, फास्ट ब्रोन स्विच जो होता है ना, जो कार्टेज यूज होता है वो स्मॉल इन साइज़ होता है, ठीक है। ये आपके अगर इसका कैप है, ठीक है, और ये अगर फ्यूज मटेरियल है, ठीक है, तो ये स्मॉल इन साइज़ होता है। तो इसका लेंथ जो होता है ना ये लगभग 20 mm का होता है, और ये जो होता है ना ये 1/4 इंच का होता है। कहने का मतलब ये लगभग 6 mm का होता है, ठीक है, 6 mm का होता है, 4.2 mm का होता है, 3 mm का होता है। तो ये सब छोटे साइज़ है। ये जो कार्टेज फ्यूज़ है ना, कार्टेज फ्यूज़, ये स्मॉल साइज़ के होते हैं, ठीक है। और फ्यूज़ वायर को ना हमेशा डायगोनली क्यों हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? देखो ये डायगोनल है, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है ना इसको आपको देखना भी तो है। अगर हम यहाँ पे पतला वायर ऐसे दे देंगे ना तो ये ग्लास में छिप जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर फ्यूज़ ब्लोन है कि नहीं है। इसलिए हम लोग ना फ्यूज़ वायर को डायगोनली बांधते हैं। यहाँ पे एक जॉइंट कर देंगे, यहाँ एक जॉइंट कर देंगे, सोल्डर ही होता है बेसिकली, या फिर मेटल जॉइंट होता है जो पंचिंग जॉइंट या फिर हीट जॉइंट होता है। तो डायगोनली इसलिए करते हैं ना, ये विजिबिलिटी को बढ़ा देता है, ठीक है, कि हाँ आपको दिख जाए। क्योंकि जो डायगोनल होता है ना ये आपका क्या कहते हैं, सन का रे है उसको स्कैटर करता है अच्छे वे में, जिसकी वजह से हमें विजिबल हो जाता है। तो हमेशा याद रखना ना कि थर्मामीटर में डायगोनली नहीं होता है। थर्मामीटर में जब एचजी आपका ऊपर उठता है ना तो वो इक्वल लेवल पे उठता है। तो इक्वल लेवल पे होता है, उसको देखने के लिए हमें ना थर्मामीटर को बहुत राउंड डाउन करना पड़ता है कि यार कहीं तो दिख जाए। पर अगर मान लीजिए थर्मामीटर ऐसे लगा हुआ है, अगर उसका एचजी जो है मर्क्यूरी अगर ऐसे उठने लगे ना तो हम तुरंत देख लेंगे कि अरे यार देखो इतना हो गया, इतना फ़ारेनहाइट है, 92 है, यहाँ पे 93 है। लेकिन इसमें सीधा सीधा उठता है, इस हिसाब से उठता है, तो हमें पता चल थोड़ा देखने में दिक्कत होता है, इसलिए हम लोग थर्मामीटर को उस तरह करते हैं। तो इसको बेसिकली पैराडॉक्स बोलते हैं, या फिर पैरालैक्स बोलते हैं, पैराडॉक्स बोल रहा हूँ मैं, पैरालैक्स बोलते हैं कि आपको मतलब कोई चीज़ें हैं साइंटिफिक ऑब्जेक्ट्स को मतलब वो मिराज क्रिएट करते हैं देखने में, है ना। तो क्या ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप क्लासेस करोगे, जानोगे, नोटबुक में लिख लो, हर चीज़ के पीछे रीज़न है। कोई कंपनी, मैं तो हमेशा से बोलता हूँ कि कोई कंपनी 1 रुपया भी लगाती है तो उसके पीछे रीज़न है, वरना कोई पैसे नहीं लगाएगी, है ना। कोई चीज़ क्यों ना सीधा ही कर दें, क्यों ना हम उसमें कैप में क्यों निकल डालें, क्यों उसको ब्रिटल बनाए, सॉफ्ट मटेरियल कहीं बना दें। तो इस तरह स्मॉल साइज़ इन होता है। तो आप एक ध्यान दीजिएगा ना कि स्मॉल साइज़ मतलब इन कंपैरिजन विद द अदर फ्यूजेस, है ना। जैसे फ्यूज़ कितने टाइप के होता है, एक बोल टाइप होता है, एक एचआरसी होता है, ठीक है, एक नाइफ होता है। तो उस हिसाब में ना कार्टेज फ्यूज़ को कंसिडर कर रहे हैं। मतलब कार्टेज फ्यूज़ जो है, जो फास्ट ब्रोन फ्यूज़ है, जो 2 से 6 एम्पियर के बीच में होता है, ये फ्यूज़ आपका इनके कंपैरिजन में छोटा है, इसलिए वो फास्ट ब्रोन है। अब कार्टेज फ्यूज़ में भी छोटे बड़े आते हैं, ठीक है ना, तो उसको मैं अभी समझाऊंगा। तो इसलिए फ्यूज़ जब बताऊंगा तो और भी डिटेल में बताऊंगा फ्यूज़ का। अभी तो रिले प्रोटेक्शन चल रहा है, हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मतलब कार्टेज फ्यूज़ को ही आपस में कंपेयर नहीं करना है, उसको कंपेयर करना है दूसरे फ्यूज़ से, जैसे बोल्ट टाइप, एचआरसी टाइप और नाइफ टाइप, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ द कार्टेज फ्यूज़ क्या होते हैं, है ना। अब मैं आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि ये स्मॉल साइज़ होते हैं, तो मैंने कार्टेज फ्यूज़ को आपस में कंपेयर नहीं किया था, मैंने उसे किससे कंपेयर किया था, उसे कंपेयर किया था बाकी टाइप्स ऑफ फ्यूज़ में, है ना, जो क्या क्या थे, जो एचआरसी थे, है ना, नाइफ थे, फिर से बोल्ट थे, है ना। तो आपस में नहीं किया था। अब चलिए अब हम इन्हें आपस में करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एरिया को कम करने से क्या होता है उसका, ठीक है। अब चलिए इन्हें हम आपस में कंपेयर करते हैं, ठीक है, कि आपस में ये कैसे। देखिए कुछ आप नोटिस कीजिए ना यहाँ पे कि ये 5 एम्पियर के जो हैं ये कुछ कैसे डिफरेंसेस हैं, क्या क्या चेंजेस हैं इनमें। आप देखिए इनमें कुछ जो फ्यूज़ वायर है ना उसमें चेंजेस है। तो क्या चेंजेस है चलिए देख लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा ना कि जैसे आर इक्वल टू क्या रो एल बाई ए होता है, एंड रो इक्वल टू आर ए बाई एल होता है, ठीक है। तो मैंने शायद ध्यान दीजिएगा ना कि मैंने यहाँ पे ये जो फॉर्मूला लिखा है ना तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, आप इसे क्या समझ जाना कि यहाँ पे थोड़ा गलती हुआ है। एक्चुअली बेसिकली आर इक्वल टू रो एल बाई ए होगा, है ना। बाकी कोई डिफरेंसेस नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो आप ये देख लेना थोड़ा सा, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाने में क्या होता है ना कि अगर आप एक फ़्लो में चल रहे हैं तो चलते जा रहे हैं, सामने अगर क्लास बच्चे रहते हैं तो वो मुझे करेक्ट कर देते हैं। तो मैं जब
इसे रिवाइज़ कर रहा था तो देखा कि अरे इसमें तो फार्मूला थोड़ा गलत लग गया है। खैर आप वहाँ पे सुधार लेना, वैसे मैं डिस्क्लेमर में लिख दूंगा कि आप उसको कैसे पढ़ें। तो आर इजकल टू रो एल बाई ए होता है ना, तो आप ये देखिए कि अगर मैं ए को डिक्रीज़ करते जाऊँगा तो आर की वैल्यू बढ़ते जाएगी, है ना, और अगर ए को मैं इंक्रीज़ करते जाऊँगा तो आर की वैल्यू घटते जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे नोटिस करना ना, ये वाली चीज़ें में ये पतला है काफ़ी, है ना, ये थिन है। थिन है मतलब ए की वैल्यू डिक्रीज़ है, तो ए की वैल्यू डिक्रीज़ है, इसका मतलब आर की वैल्यू इंक्रीज़ है, और आर की वैल्यू अगर इंक्रीज़ है तो पी की वैल्यू इंक्रीज़ है, और पी की वैल्यू इंक्रीज़ है तो क्यू की वैल्यू इंक्रीज़ है, और क्यू इंटू एस कर देंगे, और क्यू की वैल्यू अगर इंक्रीज़ है तो इसका मतलब ये मेल्टिंग पॉइंट को जल्दी अचीव करेगा। तो ये क्या हो गया ना, ये फास्ट हो गया, है ना, अगर हम फास्ट 1 रखते हैं इसका नाम। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा मोटा किया गया है, इसके सरफेस एरिया थोड़ा सा बड़ा है। मान लीजिए इसका सरफेस एरिया अगर A1 है तो यहाँ पे ये A2 है, तो A2 अगर इंक्रीज़ करेगा तो क्या होगा, आर की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी, और आर की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी तो पी की वैल्यू थोड़ा डिक्रीज़ करेगी, है ना। A2 का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है, देखिए इस फार्मूला से आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो अगर ये इंक्रीज़ करेगी तो ये डिक्रीज़ करेगी, है ना, तो डिक्रीज़ करेगी तो क्या होगा, यहाँ पे हम जा रहे थे अगर आर डिक्रीज़ करेगा तो आई स्क्वायर बाई आर यानी पी भी डिक्रीज़ करेगा, पी डिक्रीज़ करेगा तो क्यू भी डिक्रीज़ करेगा। इसका मतलब ये थोड़ा लेट में आपका मेल्टिंग पॉइंट अचीव करेगा, है ना, तो इसको हम लिख देते हैं Q2। अब यहाँ पे देखिए ये अगर हम A3 मानते हैं तो इसमें क्या A3 अगर इंक्रीज़ करेगा, जैसे इंक्रीज़ हो गया इसके कंपैरिजन में देखो, है ना, ये काफ़ी पतला है, ये थोड़ा बड़ा है, ये इससे थोड़ा और ज़्यादा सरफेस एरिया इसको इंक्रीज़ किया गया है, तो इसमें आर इंक्रीज़ हो जाएगा, है ना। अगर R3 डिक्रीज़ हो जाएगा, P3 अगर डिक्रीज़ हो जाएगा तो Q3 भी आपका डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से अगर हम इसको A4 मानते हैं, A5 मानते हैं और इसको A6 मानते हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि A6 अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो R3 आपका नहीं, R6 भी आपका डिक्रीज़ करेगा, P6 भी आपका डिक्रीज़ करेगा और Q6 भी आपका डिक्रीज़ करेगा। तो इससे आप समझ जाओ ना कि A1 यहाँ पे लोवेस्ट है, A2 ज़्यादा है, A3 उससे भी ज़्यादा है, A4 उससे भी ज़्यादा है, A5 उससे भी ज़्यादा है और A6 उससे भी ज़्यादा है। तो इस हिसाब से रेसिस्टेंस इसकी क्या हो गई, R1 ये इससे कम है, मतलब ये इसमें ज़्यादा है ना, और R2 थोड़ा ज़्यादा है, R3 थोड़ा ज़्यादा है, R4 थोड़ा ज़्यादा है, R5 थोड़ा ज़्यादा है और R6 थोड़ा ज़्यादा है। अगर R जो है वो इन्फॉर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो इसमें P अगर R ज़्यादा है तो P1, क्या मैं बता रहा हूँ यार, अच्छा हाँ सही बता रहा हूँ मैं, ठीक है, तो इसमें P1 ज़्यादा है, P2 ज़्यादा है, P3 ज़्यादा है, P4 ज़्यादा है, P5 ज़्यादा है, P6 ज़्यादा है। इन द सेम Q1 ज़्यादा है, Q2 ज़्यादा है, Q3 ज़्यादा है, Q4 ज़्यादा है, Q5 ज़्यादा है, Q6 ज़्यादा है। तो आप समझिए ना, Q अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट को अचीव करेगा। ठीक, क्यों, क्योंकि ये इसमें एरिया भी छोटा है और रेसिस्टेंस ज़्यादा है। उसी तरह इसका आपका ये बाद में मेल्टिंग पॉइंट को, है ना, आफ्टरवर्ड मेल्टिंग पॉइंट को अचीव करेगा। तो इससे आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं ना कि जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ते जा रही है, यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे जैसे मतलब एरिया जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है ना, करंट की वैल्यू बढ़ते जा रही है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है आपका स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कम होते जा रही है, तो मेल्टिंग पॉइंट को ये लेट में अचीव करेगा। ये फास्ट ब्लो नहीं है, मतलब रेटिंग आपका बढ़ते जा रहा है, समझ में आ रहा ना, मतलब सेम अमाउंट ऑफ अगर हाइट और लेंथ है तो उस हिसाब से आपका करंट की वैल्यू बढ़ते जा रही है। ठीक है ना, रेटिंग मतलब फास्ट ब्लोन, एक्चुअली मैं फास्ट ब्रेकिंग का नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि करंट की रेटिंग बढ़ते जा रही है। ठीक है, आप इसे अगर ध्यान से सुन रहे होंगे तो उसे मुझे करेक्ट करना कि सेम हाइट और सेम विड्थ के लिए मतलब आपका रेटिंग बढ़ता जा रहा है, वेस्टर्न कैपेबिलिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इस तरह आप पता चल गया ना कि आपके डायमेंशंस हैं, स्मॉल डायमेंशंस क्यों हैं, सॉफ्ट मटेरियल का क्यों यूज़ होता है, फास्ट ब्लोन फ्यूज़ के कैसे काम होते हैं। ठीक है ना, लेकिन सपोज़ एक कंडीशन आता है आपका, थोड़ा करेक्ट कर लेना, ये R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, बाकी जगह मैं रो इक्वल टू R एल बाई ए लिख रहा था, इसे करेक्ट कर लेना, जज मत करना प्लीज़, क्योंकि इस वर्ल्ड में जजिंग बहुत लोग ज़्यादा करते हैं, जज मत करना। ठीक है, तो इससे आपको ना एक चीज़ आपको ध्यान आई कि फास्ट ब्लोन फ्यूज़ में एरिया का बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथ का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब अगर फ्यूज़ की सेलेक्टिविटी की जाए ना, फ्यूज़ सेलेक्टिविटी, तो लेंथ का उतना उपयोग नहीं है, नॉट सो यूज़फुल, बट एरिया का ज़्यादा यूज़फुल है ना, सो यूज़फुल फॉर सेलेक्टिविटी ऑफ फ्यूज़। चलिए अब मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ कि हमारे पास ना एक जनरेटर है, ठीक है, इसमें मैं डिलीट कर देता हूँ कि हमारे पास एक, ऐसा इसे डिलीट नहीं करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ कि एरिया मतलब लेंथ का इम्पोर्टेंस
नोट, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है, वहीं एरिया का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, नोर है इसका लेस है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान देना ना कि मान लीजिए अब हम एक स्टार्टर मोटर है, ठीक है, डीजल जनरेटर है, इससे हम डीजी कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्टर मोटर जो होता है ना वो डीसी मोटर होता है। अब डीसी मोटर को फ्लाई व्हील को मूव करना होता है, ठीक है। फ्लाई व्हील काफ़ी वेट का होता है, 500 केजी, ठीक है, या फिर 1000 केजी। तो इसको ना वो केवल 24 वोल्ट की बैटरी से आपको वो लेकर जाता है, मूव करता है। तो इतना इनर्शियल लोड को मूव करने के लिए ना डीसी मोटर जो है बहुत ज़्यादा करंट यूज़ करता है, ठीक है। अब मैंने बताया कि फ्यूज़ का आपका DIN जो भी फ्यूज़ है वो ऑटोमोबाइल में यूज़ होता है। तो ऑटोमोबाइल में ना आप हार्डली 30 से 40 एम्पियर से ज़्यादा का फ्यूज़ नहीं देखोगे। तो अगर ये डीसी मोटर, यहाँ पे फ्यूज़ प्रोटेक्शन ही यूज़ होता है, मतलब ऑटोमोबाइल में फ्यूज़ प्रोटेक्शन यूज़ होता है। तो मान लीजिए 40 एम्पियर का आपका फ्यूज़ है और अगर आपका स्टार्टिंग करंट डीसी मोटर का जैसे ही स्टार्ट करते हो फ्लाई व्हील को मूव करने के लिए 70 से 90 एम्पियर जाता है। तो उस हिसाब में तो ये फ्यूज़ बार बार फ्लो होगा, ब्लोन हो जाएगा। यार 40 एम्पियर का तो फ्यूज़ है लगा, लेकिन 70 एम्पियर 90 एम्पियर जा रहा है, तो उस कंडीशन में तो बार बार फ्यूज़ ब्लोन हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे? तो उस कंडीशन को फुलफ़िल करने के लिए ना एक टर्म का निजात हुआ है जिसको हम कहते हैं टाइम डिले फ्यूज़, ठीक है। मतलब जो फ्यूज़ तो हो वो, लेकिन वो फास्ट ब्लो ना हो, वो थोड़ा धीरे ब्लो हो, मतलब थोड़ा टाइम दे। कितना टाइम दे? 4 सेकंड टाइम दे, 7 सेकंड टाइम दे। जनरली 12 सेकंड से ज़्यादा क्रैंक हम नहीं लेते हैं, क्रैंक इन द सेंस डीसी मोटर को स्टार्ट नहीं करते हैं। तो अगर फ्यूज़ हम ऐसा यूज़ करेंगे ना जो टाइम डिले फ्यूज़ हो, जो 12 सेकंड तक विथस्टैंड कर जाए 70 एम्पियर को, ऐसे फ्यूज़ को हम टाइम डिले फ्यूज़ कहते हैं। तो फिर जाकर ना आपका एक फ्यूज़ का निजात हुआ, मतलब किसी इन्वेंशन हुआ जिस फ्यूज़ को हम कहते हैं, होपफुली आप लोग गेस कर लिए होंगे, ब्लेड फ्यूज़, ठीक है। तो ब्लेड फ्यूज़ को अब हम समझेंगे डिटेल में। तो हमने कार्टेज फ्यूल को समझ ही लिया, तो अब ब्लेड फ्यूज़ के बारे में थोड़ा जानेंगे, ठीक है। ब्लेड फ्यूज़ को मैं अगले पार्ट में, अगले वीडियो में डालूंगा, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो 30 मिनट लॉन्ग हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लेड फ्यूज़ देखेंगे और उसके बाद फिर हम आपका और भी कैरेक्टराइजेशन देखेंगे, कैरेक्टराइजेशन क्या होता है और DC AC फ्यूज़ क्या होता है, मतलब फ्यूज़ को और आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ताकि आपका पूरा डिटेल हो जाए फ्यूज़ मटेरियल है क्या। कभी भी ना, मैं देखो एक्चुअली एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ ना कि ये किसी एग्ज़ाम के लिए मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये मेरा मतलब समझ लो कि मैं इंटरेस्टेड हूँ पढ़ाने में, या मेरा हॉबी है या फिर जितना मैं जानता हूँ अपने एक्सपीरियंस से बता देता हूँ। तो आप कभी ये मत सोचना कि सर ज़्यादा बता रहे हैं, अगर क्यों बता रहे हैं यार, इंटरेस्टेड है आप समझो, अगर समझना है तो आप समझो, बिल्कुल नोट्स लेके बैठो, एंजॉय करो ना। इंजीनियरिंग बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, आपको हर चीज़ें डिटेल मिल जाएगी। ये तो मैं फ्यूज़ का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फ्यूज़ को मैं स्पेशल कवर करूँगा जिसमें 20 से 50 लेक्चर लग जाएंगे, 20 से 25 लेक्चर लगेंगे, ठीक है। रिले तो अभी ख़त्म भी नहीं हुआ, रिले का अभी समझ लिए 20 से 30% का क्लास हुआ है, अभी 70% रिले का क्लास बाकी है। बहुत से प्रोटेक्शन है ना, अभी तो फ्यूज़ प्रोटेक्शन चल रहा है, फिर रेसिस्टेंस बाकी है, फिर आपके डायोड्स बाकी हैं, ठीक है ना, फिर रिले कार्ड्स हैं, स्टार्ट स्टॉप कार्ड्स हैं, वो सब चीज़ें हैं। तो इतनी चीज़ें हैं जानने को, अगर आप जानोगे तो आप बेहतर इंजीनियर ही बनोगे, ठीक है ना। तो धीरे धीरे बताऊँगा, आराम से बताऊँगा, एकदम बेफिक्र रहिए, बहुत अच्छे इंजीनियर बनेंगे, इंडिया के लेवल पर इंजीनियर बनेंगे। मेरा तो यही दुआ है, सब पढ़ें, सब आगे बढ़ें, और सब फ्री नॉलेज है, कुछ भी यहाँ पे पेड नहीं है। एंजॉय द लेक्चर्स, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और ये जो ब्लेड फ्यूज़ का वीडियो है ना, ये मैं जल्दी ही डाल दूँगा, आपको ज़्यादा वेट नहीं कराना पड़ेगा, मे बी कल या फिर कुछ समय के अंतराल में, परसों या 3 दिन बाद ही डाल दूँगा, ठीक है। तो लेट्स एन्जॉय द लेक्चर एंड कॉन्फिडेंस रखें, हम लोग बेटर इंजीनियर बनेंगे और वर्ल्ड लेवल के इंजीनियर बनेंगे, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय।